कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन में जैसा कि मैंने कहा पहले भी कई बार मैं बता चुका हूं कि हमें 2 बैलेंस शीट पब्लिश करनी होंगी, 2 इनकम स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, 2 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज और कुछ भी अगर इनमें ना प्रेजेंट कर पाए वो हम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करेंगे। कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, क्योंकि हमें यही तो बताना है कि हमारी पिछले साल क्या पोजीशन थी, इस साल हमने ऐसा क्या किया जिस वजह से हमारी ग्रोथ हुई है, हमारे रेवेन्यूज़ बढ़े हैं, हमारी इनकम्स बढ़ी हैं, हमारी नेटवर्थ बढ़ी है, हमारे एसेट्स बढ़े हैं, क्या हमने खरीदा, क्या हमने बेचा। इन सब के बारे में अगर हम कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट करते हैं तो कोई भी यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं जान पाएगा कि क्या से क्या हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट हुई, क्या कमी आई, क्या इजाफा हुआ। इन सब के बारे में अगर हमारे पास कोई कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है तो हम कैसे एनालाइज कर पाएंगे किसी कंपनी के बारे में। ये कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन हमें दूसरी एंटिटी से भी कंपेयर करने में मदद करती है। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करते हैं, रिट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट करते हैं या कोई रीक्लासिफिकेशन करते हैं, एरर करेक्ट किया, उन केसेस में हमें थर्ड बैलेंस शीट और पब्लिश करनी पड़ती है। आप पहली बार इंडिया से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो ज़रूरी रिक्वायरमेंट है कि आपको एक थर्ड बैलेंस शीट भी पब्लिश करनी है जिसके अंदर आप ये बदलाव ला सकें, ये चेंजेस ला सकें। वो होती है बिगिनिंग ऑफ द अर्लीस्ट पीरियड प्रेजेंटेड की बैलेंस शीट। ये एक एडिशनल रिक्वायरमेंट है। इन सभी स्टेटमेंट्स में जो भी आपने लाइन आइटम्स यूज़ किए हैं, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस के, उन सभी लाइन आइटम्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन डिस्क्लोजर्स में देना होगा। उनके बारे में बताना होगा कि वो क्या आइटम है, मटेरियल है, इमटेरियल है, उनके इम्पैक्ट्स क्या हैं। सब डिस्क्लोजर, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अपने डिस्क्लोजर्स के बारे में बताता है। डिस्क्लोजर्स भी कॉम्प्लायंस का एक बड़ा हिस्सा है। अगर हम किसी डिस्क्लोजर को भी नहीं मानते हैं, जैसा कि इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में हुआ, हमारे यहाँ कॉस्ट मॉडल एप्लीकेबल है बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर में मांग ली, तो डिस्क्लोजर को कुछ एंटिटीज़ ने हल्के में ले लिया। उन्हें CB का नोटिस आ चुका था कि आपने कॉम्प्लायंस रिक्वायरमेंट मीट नहीं की है, आपको डिस्क्लोजर भी देना होगा, वो भी कॉम्प्लायंस का हिस्सा है। तो जब हम ये कंपैरेटिव अमाउंट्स दे रहे होते हैं तो हमें ये बताना होगा कि क्या नेचर ऑफ रीक्लासिफिकेशन है, कौन से आइटम्स हमने रीक्लास कर दिए, वजह क्या थी। अगर हम कोई अमाउंट्स रीक्लासीफाई नहीं कर पाए, इम्प्रैक्टिकेबल हैं, तो उसके बारे में भी हमें डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, किस वजह से हमने रीक्लासिफिकेशन नहीं किया और क्या एडजस्टमेंट है जिसकी वजह से कौन से अमाउंट्स इम्पैक्ट हुए, उस सब के बारे में हमें डिटेल्स देनी होगी। इसी वजह से क्या हुआ कि इंड AS के लागू होने के बाद हमारी एनुअल रिपोर्ट्स का जो साइज़ है वो काफ़ी बढ़ गया था। पहले जो नंबर ऑफ पेजेस इन्फॉर्मेशन के होते थे वो कम होते थे। जब से इंड AS लागू हुआ है ये साइज़ बढ़ गया है। आने वाले समय में आप देखेंगे इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग की वजह से ये साइज़ और बढ़ने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में ISB ने एक नई बॉडी इस्टेब्लिश की है, इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स बोर्ड, जो और डिटेल में हमसे रिक्वायरमेंट्स करेगा इन फ्यूचर कि आप ये भी बताओ कि आपने कितना पानी इस्तेमाल किया, कितनी हवा आपने दूषित की, आपने अगर पानी को दूषित किया तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या किया, आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसने एनवायरनमेंट को कितना नुकसान पहुंचाया। हर चीज़ का ब्यौरा हमें देना पड़ेगा और किस तरीके से वो एनवायरनमेंट में प्रोडक्ट पहुंचा, जब लोगों ने उसको डिस्पोज ऑफ किया तो उसके डिस्पोजल का क्या वेस्ट मैनेजमेंट का तरीका आपने पहले से अपनाया हुआ है। आजकल इन्वेस्टर्स भी समझदार हो गए हैं, वो उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, जो एनवायरनमेंट को बचाने के लिए काम कर रही हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को आगे रख के काम कर रही हैं, उन्हीं कंपनीज़ में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा हमारी एनुअल रिपोर्ट्स को और बड़े साइज़ की करने वाला है इन फ्यूचर, उसके लिए भी तैयार रहना। अगर कोई करियर देख रहा है तो आने वाले समय का एक बड़ा करियर मैं आपको बता देता हूँ, एनवायरनमेंट एंड सोशल गवर्नेंस। ये एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर पूरी दुनिया काम पे लगी हुई है और ऐसे प्रोफेशनल्स की ज़रूरत पड़ेगी जो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स की नॉलेज रखते हैं और कंपनीज़ को गाइड कर सकें उनकी रिपोर्ट बनवाने में, उनको बता सकें कि किस तरीके से वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है या एनवायरनमेंट फ्रेंडली हैं, वो स्टेक होल्डर्स को किस तरीके से इन्फॉर्मेशन जाएगी, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, क्या क्या आइटम्स इंक्लूड करने हैं, क्या क्या नहीं इंक्लूड करने हैं। ये सारी डिटेल्स हमें इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स डेवलप हो रहे हैं वो गाइड करेंगे और एक नया करियर उभर के आ रहा है।